एक बहुत बड़े कारखाने की कल्पना करते हैं। मतलब एक विशाल मशीन है जो पूरी आवाज के साथ चल रही है। हाँ, और उसमें हजारों पुर्जे दिन रात अपना काम कर रहे होंगे। हाँ, और अगर उस मशीन का कोई एक साधारण सा पेच या कोई छोटा सा गियर अचानक टूट जाए तो सच कहें तो कुछ खास नहीं होता। सही बात है। एक मैकेनिक आएगा और महज 5 मिनट में एक नया पुर्जा लगा देगा। एग्जैक्टली। मशीन बिना किसी बड़ी रुकावट के फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगी। वो पुर्जा बहुत ही आसानी से रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई अलग अहमियत नहीं है। बिल्कुल, उसकी कोई अलग वैल्यू नहीं है। देखिए, इस मशीन वाले उदाहरण का सबसे अहम पहलू यही है। वो साधारण पुर्जा असल में एक बने बनाए सांचे से निकला हुआ टुकड़ा है। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो वो एक कमोडिटी है। हाँ, एक कमोडिटी जो कहीं भी मिल जाए। हाँ, जो बाजार में कहीं भी और किसी भी वक्त मिल जाएगा। और जब कोई चीज इतनी आसानी से मिल जाती है ना, तो उसकी कीमत हमेशा कम ही रहती है। लेकिन स्थिति तब पूरी तरह बदल जाती है जब हम उस मशीन के इंजन का सबसे मुख्य हिस्सा ही निकाल दें। ओह, तब तो सब रुक जाएगा। बिल्कुल, वो हिस्सा जिसके बिना बाकी के सारे पुर्जे, सारे गियर और बेल्ट पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। अगर वो मुख्य हिस्सा हटा दिया जाए तो पूरी की पूरी मशीन ही ठप पड़ जाएगी। द डीप डाइव की आज की इस गहरी चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। आज हम सेथ गॉर्डन की मशहूर किताब लिंचपिन के एक विस्तृत रिव्यू पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही शानदार विषय है आज का, है ना? हमारा मिशन ये समझना है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में अपने करियर में वो साधारण पुर्जा बनने से कैसे बचा जाए। इंडिस्पेंसिबल कैसे बने। सही कहा। कोई इंसान वो मुख्य हिस्सा कैसे बन सकता है जिसे कोई आसानी से हटा ना सके। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके बिना किसी सिस्टम का काम ही ना चले। ये किताब असल में एक बहुत ही तीखा और सीधा सवाल पूछती है। एक ऐसा सवाल जो आज के दौर में काम करने वाले हर इंसान के लिए प्रासंगिक है। अच्छा, वो सवाल क्या है? ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना कोई भी प्रोजेक्ट या संस्था अपना संतुलन खो देगी। बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। आज के समय में जो इंसान सिर्फ आंख मूंदकर नियमों का पालन कर रहा है, जो सिर्फ उतना ही काम कर रहा है जितना उसे बताया गया है, वो धीरे धीरे एवरेज या औसत बनता जा रहा है। ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि कोई भी जानबूझकर एक साधारण और आसानी से हटाया जा सकने वाला पुर्जा क्यों बनना चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा। वही तो, हर किसी की इच्छा होती है कि वो अपने काम में सबसे खास हो। तो फिर इंसान इस मशीन के पुर्जे वाली स्थिति में पहुंचता कैसे है? देखिए, हमारे स्रोत इस बात की गहराई में जाते हुए बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण हमारी पारंपरिक सोच है, जिसे हम ट्रेडिशनल माइंडसेट कहते हैं। ट्रेडिशनल माइंडसेट। हाँ, और इसकी जड़ें हमारे शिक्षा तंत्र और कारखानों के युग के इतिहास में बहुत गहराई तक धसी हुई हैं। इस बात को थोड़ा ऐतिहासिक नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बताइए। औद्योगिक क्रांति के समय दुनिया को लाखों ऐसे मजदूरों की जरूरत थी जो कारखानों में चुपचाप मशीनों के साथ काम कर सकें। बिना सवाल पूछे। एग्जैक्टली। उस समय के स्कूल भी इसी तर्ज पर बनाए गए थे। बच्चों को एक लाइन में चलना, घंटी बजते ही काम शुरू और बंद करना। अरे हाँ, स्कूल की घंटी भी तो कारखाने के सायरन जैसी होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और बिना सवाल पूछे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सिखाया गया। पारंपरिक सोच हमें यही सिखाती आ रही है कि जो बॉस कहे बस वही करो, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। हाँ, और हमेशा सेफ खेलो। दशकों तक लोगों को यही लगता रहा कि अगर वे चुपचाप अपना काम करते रहेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, तो उनका करियर हमेशा सुरक्षित रहेगा। और यही वो बिंदु है जहां आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। मतलब किताब ये साफ साफ चेतावनी देती है कि यही माइंडसेट इंसान को बहुत आसानी से रिप्लेसेबल बना देता है। एकदम सही। अगर कोई इंसान सिर्फ वही काम कर रहा है जो एक मैनुअल या नियम पुस्तिका में लिखा है, तो ये तय है कि कल को कोई भी दूसरा इंसान उस काम को उससे कम पैसे में कर लेगा। या फिर उससे भी बुरा हो सकता है। क्या? कोई सॉफ्टवेयर या ऑटोमेटेड सिस्टम उस काम को पूरी तरह से मुफ्त में कर दे। उफ, ये तो आजकल बहुत हो रहा है। एआई के आने के बाद से तो और भी ज्यादा। बिल्कुल। और यहीं पर लिंचपिन की अवधारणा एक समाधान बनकर उभरती है। तो ये लिंचपिन असल में है कौन? लिंचपिन वो व्यक्ति है जो किसी भी संस्था या टीम के लिए इतना जरूरी हो चुका है कि उसके बिना काम सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता। मतलब वो इंजन का मुख्य हिस्सा? एग्जैक्टली।
वो सिर्फ दिए गए काम को पूरा नहीं करता, बल्कि उसमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, नई समस्याएं खोजकर उनके रचनात्मक समाधान निकालता है और पूरी जिम्मेदारी लेता है। लिंचपिन वो गोंद है जो पूरी टीम को एक साथ जोड़े रखता है। लेकिन अगर हम इस पारंपरिक सोच और आज की सच्चाई के बीच के टकराव को देखें ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। बताइए। अगर कोई इंसान हमेशा सेफ खेलता है, कभी कोई नया कदम नहीं उठाता, तो क्या आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में वही उसका सबसे बड़ा रिस्क नहीं बन जाता? अरे वाह, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है ये। मतलब जो चीज पहले सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी मानी जाती थी, यानी किसी से न उलझना और सिर्फ अपना काम करना, हाँ, क्या अब वही करियर के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं बन गई है? 100%। ये आज के कामकाज की दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कारखानों के युग में नियमों का आंख मूंद कर पालन करना वाकई में सुरक्षा देता था। तब वो काम करता था। लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में जहां तकनीक हर दिन बदल रही है, वहां सेफ खेलना असल में सुरक्षा नहीं है, वह खुद को खत्म करने का रास्ता है। सही बात है। अगर किसी काम को करने के लिए सिर्फ निर्देशों के पालन की जरूरत है, तो उसे मशीनें बहुत आसानी से सीख सकती हैं। इसलिए आज के समय में असली सुरक्षा किसी जॉब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो फिर असली सुरक्षा है कहाँ? असली सुरक्षा इस बात में है कि किसी इंसान ने खुद को कितना इंडिस्पेंसिबल बना लिया है। मतलब इस व्यक्ति के बिना हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता वाला रुतबा हासिल करना ही आज के दौर की इकलौती सुरक्षा है। बहुत ही पावरफुल बात है ये स्पष्ट हो गया कि वो इंसान बनना जरूरी है जिसके बिना काम ना चले, और इसके लिए अपनी क्रिएटिविटी साबित करनी होगी। बिल्कुल। लेकिन जब हम रोजमर्रा के काम को देखते हैं, जहाँ बहुत सारी बोरिंग चीजें होती हैं, हाँ, जहाँ बहुत सारी नीरस फाइलें हैं, स्प्रेडशीट्स का डेटा है और अंतहीन मीटिंग्स हैं, वहाँ ये क्रिएटिविटी कैसे दिखाई जा सकती है? फाइलों और स्प्रेडशीट्स के बीच कोई रचनात्मकता कैसे ला सकता है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, और यहीं पर किताब एक बहुत ही नया नजरिया पेश करती है। ये आर्ट और इमोशनल लेबर की एक बिल्कुल नई परिभाषा सामने रखती है। आर्ट मतलब कला? हाँ, आमतौर पर जब आर्ट शब्द का जिक्र होता है तो दिमाग में किसी चित्रकार की पेंटिंग, किसी मूर्तिकार की कला या किसी संगीतकार की धुन आती है ना? बिल्कुल, मुझे भी वही लगा। लेकिन सेथ कोडेन इस किताब में आर्ट को एक बहुत ही व्यापक रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें ह्यूमन टच हो, मानवीय स्पर्श, हाँ, जिसमें इंसान अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करें और जो किसी जटिल समस्या को सुलझाने का एक बिल्कुल नया और अनूठा तरीका पेश करें, वो आर्ट है। अच्छा, इस नजरिए से देखा जाए तो आर्ट का मतलब सिर्फ कैनवस पर रंग बिखेरना नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। मतलब अगर कोई इंसान किसी बहुत ही बोरिंग, थकाऊ और महीनों से रुके हुए प्रोजेक्ट में अपनी नई सोच से एक नई जान फूंक देता है, तो उस इंसान का काम भी एक बेहतरीन आर्ट है। एकदम सही। और वो इंसान खुद एक आर्टिस्ट है। क्या बात है! ये नजरिया तो काम को देखने का तरीका ही बदल देता है। और इस बात को एक कदम और आगे ले जाते हुए किताब एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट का परिचय देती है, और वो है इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर, भावनात्मक मेहनत। हाँ, ये वो मेहनत है जो शारीरिक या मानसिक मेहनत से बिल्कुल अलग है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है लोगों की भावनाओं को समझना, मुश्किल हालात में धैर्य बनाए रखना, जो कि बहुत मुश्किल होता है कॉर्पोरेट दुनिया में, बहुत मुश्किल, और भारी तनाव के बीच भी एक सकारात्मक रवैया अपनाकर काम करना। इस इमोशनल लेबर के सिद्धांत को एक उदाहरण से समझना बहुत कारगर होगा। मैं एक सिचुएशन देता हूँ। कल्पना करते हैं कि रात के 2 बजे एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति। बहुत ज्यादा। अब एक औसत कर्मचारी जो सिर्फ निर्देशों का पालन करता है, वो अपना काम देखकर कह सकता है कि भाई मैंने अपना कोड सही लिखा था, ये सर्वर टीम की गलती है, और वो वापस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उसने अपना काम तो कर दिया। एग्जैक्टली। लेकिन जो इंसान एक लिंचपिन है, वो उस वक्त अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। वो अलग अलग टीमों के बीच तालमेल बिठाएगा, नाराज क्लाइंट की बातों को धैर्य से सुनेगा, और किसी पर दोष भी नहीं मढ़ेगा। बिल्कुल, वो पूरी टीम का हौसला बढ़ाएगा और समस्या का समाधान निकालेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो लोगों को संभालने और हालात को शांत करने की मेहनत है, यही असली इमोशनल लेबर है? आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है। यही असली इमोशनल लेबर है, और यही वो सबसे बड़ी खूबी है जो मशीनों और एआई के पास नहीं है। सही बात है। एआई कोड लिख सकता है, लेकिन किसी को शांत नहीं कर सकता। सेकंडों में लिख सकता है, वो भारी भरकम डेटा को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन
वो रात के 2 बजे एक परेशान और गुस्से में भरे क्लाइंट की भावनाओं को समझकर उसे शांत नहीं कर सकता। ह्यूमन टच। हाँ, एआई किसी टीम के अंदर चल रहे आपसी मनमुटाव या ईर्ष्या को दूर करके उन्हें एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। बहुत सही कहा आपने। इसीलिए जो इंसान भावनाओं को समझकर काम करता है, जो ये इमोशनल लेबर करने को तैयार रहता है, उसकी वैल्यू किसी भी संस्था में अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, ये सब कुछ एक बहुत ही आदर्श स्थिति की तरह लगता है। मतलब एक लिंचपिन बनना, आर्टिस्ट की तरह काम करना, इमोशनल लेबर करना, इसके इतने सारे फायदे हैं कि कोई भी इसे अपनाना चाहेगा। बिल्कुल चाहेगा। लेकिन एक बहुत ही व्यावहारिक और जमीनी सवाल ये है कि अगर ये इतना ही फायदेमंद है तो हर कोई ऐसा काम क्यों नहीं करता? हम हर जगह सिर्फ लिंचपिन ही क्यों नहीं देखते? कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान को ये सब करने से रोकती है? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। इस रुकावट का कारण बाहर की दुनिया में नहीं है, बल्कि सीधे इंसान के दिमाग के अंदर मौजूद है। हमारे दिमाग के अंदर? हाँ, विकासवादी मनोविज्ञान या एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार इंसानी दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। लेखक इसे लिजर्ड ब्रेन या छिपकली वाले दिमाग का नाम देते हैं। छिपकली वाला दिमाग, अजीब नाम है ना? देखिए, हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में, कबीलों में रहता था, तो कबीले से अलग होने या भीड़ से अलग बिकने का मतलब सीधा मौत होता था। हाँ, क्योंकि अकेले तो कोई जानवर शिकार कर लेगा। एग्जैक्टली। इसलिए दिमाग ने हमेशा सुरक्षित रहने, भीड़ का हिस्सा बने रहने और कोई भी नया रिस्क ना लेने का एक डिफेंस मैकेनिज्म विकसित कर लिया। ओहो, इसका मतलब है कि हमारे अंदर हर वक्त एक ऐसी आवाज गूंजती रहती है जो हमें चुपचाप सुरक्षित रहने को कहती है। बिल्कुल। ये आवाज हमें डाउट में डालती है, डराती है और नई चीजों को टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा करती है। सही कहा। और किताब में इस अंदरूनी डर और रुकावट को ही रेजिस्टेंस कहा गया है। रेजिस्टेंस। यही रेजिस्टेंस इंसान को कोई भी नया रिस्क लेने से पूरी तरह रोक देता है। ये लगातार कान में फुसफुसाता है कि क्या होगा अगर ये आइडिया फेल हो गया, क्या होगा अगर लोग हंसेंगे, हाँ, क्या होगा अगर बॉस को ये पसंद नहीं आया। ये रेजिस्टेंस हमें वापस उसी सेफ जोन में धकेलने की कोशिश करता है। तो मतलब सबसे बड़ी लड़ाई खुद से ही है। बिल्कुल। एक लिंचपिन बनने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती किसी कंपनी का बॉस या बाजार का कंपटीशन नहीं है, बल्कि रोज सुबह उठकर अपने ही अंदर के इस रेजिस्टेंस को हराना है। और मुझे लगता है कि इस रेजिस्टेंस के साथ ही एक और बहुत बड़ी व्यावहारिक रुकावट जुड़ी हुई है। वो क्या? हर चीज के लिए परमिशन या अनुमति का इंतजार करना। हम अक्सर देखते हैं कि लोग किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले सोचते हैं कि यार, जब बॉस मुझे ये काम सौंपेगा तब मैं करूंगा, या जब मेरे पास सही अथॉरिटी होगी तब मैं इसमें बदलाव लाऊंगा। बिल्कुल। और परमिशन लेने की ये आदत भी हमारी उसी पुरानी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। स्कूल वाली ट्रेनिंग। हाँ, स्कूल के दिनों से ही हर छोटी चीज के लिए अनुमति मांगना सिखाया जाता है। वॉशरूम जाना है तो परमिशन लो, पानी पीना है तो परमिशन लो। सही कहा। और यही आदत लोग अपने पेशेवर जीवन में ले जाते हैं। वे हर छोटे बड़े बदलाव या पहल के लिए किसी और की हरी झंडी का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन लेखक का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर किसी प्रक्रिया में कोई खामी दिख रही है और उसका समाधान मौजूद है, तो परमिशन का इंतजार करने की बजाय खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, यहाँ इस विचार पर ना एक पुशबैक देना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, बताइए। ये बात प्रेरक भाषणों में सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि बिना परमिशन के काम किया जाए, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया की जमीनी सच्चाई काफी अलग और सख्त होती है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब अगर कोई इंसान बिना किसी से पूछे खुद ही सारे बड़े फैसले लेने लगे, नियमों को किनारे रख दे, तो क्या उसे एक विद्रोही मानकर कंपनी से बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया जाएगा? क्या ये बिना परमिशन के काम करने की बात सिर्फ सुनने भर के लिए ही अच्छी नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक शंका है और अक्सर लोग किताब के इस हिस्से का गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो सही मतलब क्या है? देखिए, यहाँ बिना परमिशन के काम करने का मतलब कॉर्पोरेट नियम तोड़ना, कंपनी का आर्थिक नुकसान करना या बॉस का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब किसी भी तरह की अराजकता फैलाना नहीं है। तो फिर क्या है? इस सिद्धांत का असली अर्थ है अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेना, यानी ओनरशिप लेना। ये विद्रोह के बारे में नहीं है, ये नेतृत्व के बारे में है। इस ओनरशिप और बगावत के बीच के बारीक अंतर को समझना बहुत अहम रहा। मैं आपको इसे एक स्थिति से समझाती हूँ।
मान लेते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में क्लाइंट को हर हफ्ते जाने वाली रिपोर्ट का तरीका बहुत पुराना है और उसमें बहुत समय बर्बाद होता है। ठीक है। जो इंसान परमिशन का इंतजार करता है वो सोचेगा जब मेरी बॉस के साथ अगली मीटिंग होगी तब मैं ये मुद्दा उठाऊंगा। हाँ, जो कि हफ्तों बाद हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन जो इंसान ओनरशिप लेता है वो चुपचाप उस रिपोर्ट का एक नया, तेज और बेहतर फॉर्मेट तैयार करेगा। वो अपने बॉस के पास जाके कहेगा, देखिए मैंने हमारी पुरानी रिपोर्ट के साथ साथ इस नए तरीके से भी एक सैंपल बनाया है जिससे हमारी टीम के हर हफ्ते 10 घंटे बच सकते हैं। अरे वाह। इस इंसान ने कोई नियम नहीं तोड़ा, लेकिन उसने समाधान के लिए किसी की अनुमति का इंतजार भी नहीं किया। वो खुद समाधान लेकर सामने आया। ये बगावत नहीं है, ये एक ऐसा नेतृत्व है जिसे हर कंपनी सलाम करती है। क्या बात है। जब कोई इंसान इस तरह की ओनरशिप लेना शुरू करता है ना, तो मुझे लगता है उसके काम करने का पूरा नजरिया ही जड़ से बदल जाता है। काम अब सिर्फ एक मजबूरी नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं रहता। वो अपने काम को सिर्फ एक लेन देन या ट्रांजैक्शन की नजर से देखने के बजाय बहुत ऊंचे स्तर पर देखने लगता है। और यहाँ हमारे स्रोत एक बहुत ही खूबसूरत और दार्शनिक विचार सामने रखते हैं, अपने काम को एक गिफ्ट या उपहार की तरह देना। हाँ, ये किताब का वो हिस्सा है जो सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि काम के प्रति इंसान की आत्मा को भी झकझोरता है। आमतौर पर काम की परिभाषा बहुत ही यांत्रिक होती है। इंसान अपना समय देता है, मेहनत करता है और महीने के अंत में उसके बदले में एक तय सैलरी मिल जाती है। ये एक सीधा सा आर्थिक लेन देन है। बिल्कुल, गिव एंड टेक। लेकिन किताब सिखाती है कि अपने काम को सिर्फ इस लेन देन तक सीमित ना रखकर उसे एक गिफ्ट की तरह देखना चाहिए। काम को एक गिफ्ट की तरह देखने के इस विचार को ना एक बहुत ही सटीक और गहरे उदाहरण से समझा जा सकता है। बताइए। सिर्फ सैलरी के लिए काम करना बिल्कुल एक वेंडिंग मशीन की तरह है। मतलब मशीन में एक सिक्का डाला गया और मशीन ने बिना किसी भावना के एक तय पैकेट बाहर निकाल दिया। कोई जुड़ाव नहीं, कोई कला नहीं। बिल्कुल। लेकिन अपने काम को गिफ्ट की तरह देना बिल्कुल उस मास्टर शेफ की तरह काम करना है जो किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के किचन में खड़ा है। वो शेफ सिर्फ लोगों का पेट भरने या अपनी दिहाड़ी पूरी करने के लिए खाना नहीं बना रहा। सही बात है। वो अपनी बनाई हर डिश में अपनी रचनात्मकता डालता है, मसालों का सही संतुलन खोजता है, उसे बहुत प्यार से सजाता है ताकि खाने वाले को एक ऐसा अनुभव मिले जो उसे हमेशा याद रहे। उस शेफ का काम एक ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि उसका अपनी कला के रूप में दिया गया एक गिफ्ट है। ये शेफ और वेंडिंग मशीन का उदाहरण ना इस पूरी किताब का सार है। जब कोई इंसान एक वेंडिंग मशीन की जगह उस शेफ की तरह सोचना शुरू कर देता है तो उसका पूरा माइंडसेट बदल जाता है। वो ये नहीं सोचता कि इस एक्स्ट्रा काम के लिए मुझे तुरंत क्या मिलेगा। वो सिर्फ अपनी सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए काम नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो सामने वाले को, चाहे वो क्लाइंट हो, टीम हो या कंपनी हो, कुछ रियल वैल्यू देना चाहता है। और यही वैल्यू उसे बाकियों से अलग बनाती है। बिल्कुल। जब बिना किसी लालच के अपना बेहतरीन काम दूसरों को सौंपा जाता है तो ये लोगों के मन में गहरा भरोसा और अपार सम्मान पैदा करता है। यही चीज एक साधारण एम्प्लॉई को एक क्रिएटर में बदल देती है। और ये क्रिएटर बनने की सोच किसी एक खास पेशे या पद तक सीमित नहीं है। हमारे स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि ये किताब कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वालों, अपना काम शुरू करने वाले फ्रीलांसर्स, बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर्स और यहाँ तक कि अपने करियर की शुरुआत कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी उपयोगी है। हर क्षेत्र में इस लिंचपिन माइंडसेट की सख्त जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन किसी भी किताब की तरह क्या इसमें कुछ कमियां भी हैं? हाँ, किसी भी निष्पक्ष रिव्यू की तरह हमारे स्रोत इस किताब की कुछ कमियों पर भी रोशनी डालते हैं। ये बात माननी पड़ेगी कि ये किताब रातों रात सफलता दिलाने वाली कोई जादू की छड़ी नहीं है। ऐसा तो कुछ होता भी नहीं है। सही बात है। कुछ पाठकों के अनुसार ये किताब कई जगहों पर थोड़ी रिपीटेटिव महसूस हो सकती है, जहां लेखक ने एक ही मुख्य विचार को अलग-अलग शब्दों में कई बार दोहराया है। एक ही बात को बार-बार कहना। हाँ। इसके अलावा जो लोग क्या करना चाहिए कि कोई पक्की सूची या प्रैक्टिकल स्टेप्स ढूंढ रहे हैं, उन्हें थोड़ी निराशा हो सकती है। अच्छा, क्योंकि इसमें कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। एग्जैक्टली। ये किताब सटीक एक्शन प्लान से ज्यादा इंसान के नजरिए और माइंडसेट को बदलने पे फोकस करती है। लेकिन मुझे लगता है इन कमियों के बावजूद इस किताब को 4.5/5 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है, जो इसकी गहराई को साबित करती है। बिल्कुल। इसका कारण यही है कि ये जो नजरिया बदलती हैं वो बहुत ही शक्तिशाली है। एक बार जब इंसान ये समझ जाता है कि उसकी असली वैल्यू नियमों को रटने में नहीं है, बल्कि अपने यूनिक नजरिए और इमोशनल लेबर को सामने लाने में है, तो फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स वो इंसान खुद ही ढूंढ लेता है।
एकदम सही। अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटना चाहें तो संदेश बिल्कुल साफ है। एक लाइन में कहें तो ये किताब सिखाती है कि रूल्स फॉलो करने वाले एम्प्लॉय नहीं, बल्कि अलग सोच और वैल्यू देने वाले व्यक्ति कैसे बने। आज की दुनिया में सिर्फ नियम फॉलो करने वाले कर्मचारी बनकर टिके रहना संभव है। भविष्य उनका है जो अपनी एक अलग सोच विकसित करते हैं, जो मशीनों से परे जाकर अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और जो रेजिस्टेंस को हराकर खुद आगे बढ़कर पहल करते हैं। बिल्कुल, और जो अपने काम को एक गिफ्ट की तरह दुनिया को देते हैं। जब ये सारे गुण एक साथ मिलते हैं तब एक असली लिंचपिन का जन्म होता है, जिसे रिप्लेस करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। ये सचमुच एक बहुत ही गहरा और नजरिया बदलने वाला निष्कर्ष है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री के इसी विचार से प्रेरित होकर एक ऐसा सवाल छोड़ना बहुत दिलचस्प होगा जो हमें थोड़ा और आगे सोचने पर मजबूर करता है। अरे वाह, क्या है वो सवाल? जरा इस बात पर विचार किया जाए, अगर भविष्य में किसी कंपनी के सभी लोग सफलतापूर्वक लिंचपिन बन जाएं, अगर वहां कोई भी सिर्फ नियम फॉलो करने वाला साधारण कर्मचारी ना रहे और हर कोई अपने आप में एक स्वतंत्र लीडर और एक क्रिएटर बन जाए, तो क्या हमारा आज का ये जो पारंपरिक बॉस और एम्प्लॉय वाला पूरा सिस्टम है वो हमेशा के लिए ढह नहीं जाएगा? उफ, ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदल देगा। वही तो, अगर कोई पुर्जा नहीं बचेगा और सब इंजन बन जाएंगे तो शायद तब दुनिया को काम करने का और संस्थाओं को चलाने का एक बिल्कुल नया और शायद एक बहुत ही अलग तरीका ही खोजना पड़े। ये भविष्य की कामकाज की दुनिया का एक बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। एक ऐसा भविष्य जहां इंसान सिर्फ एक पुर्जा नहीं बल्कि अपनी खुद की अहमियत रखता हो। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई नया काम शुरू किया जाए तो खुद से बस एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या ये काम उस मशीन का एक साधारण सा पुर्जा बनने के लिए किया जा रहा है जिसे कल कोई भी बदल सकता है, या फिर ये काम वो मुख्य इंजन बनने के लिए है जिसके बिना ये मशीन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती? यही असली सवाल है। इसी विचार के साथ द डीप डाइव की आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।